हाय एवरीबॉडी, अमिताभ मुखर्जी हियर। मैं फिर से आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द गाइडेंस हीरापुर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सेशन के बारे में, इस क्लास के बारे में कि आज से हम लोग सीए फाउंडेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी आर कमेंसिंग द सीए फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम टुडे एंड इस पूरे सेशन में मैं सिर्फ आज का सेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी सीए फाउंडेशन का क्लासेस यूट्यूब में आप करेंगे हमारे साथ, तो उसमें सारा सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। सारा सब्जेक्ट्स का मतलब अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, मैथमेटिक्स एज वेल। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मैं अमिताभ मुखर्जी आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ। मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास अलग फैकल्टीज है, तो उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीक से आपका मैथमेटिक्स का क्लास भी हम कमेंस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ ईच क्लास विल बी ऑफ 1.5 hours। 1.5 hour का एक क्लास होगा आपका, और ड्यूरिंग द क्लास मैं आपको क्लास तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन एक आध चीज और मैं आपसे कह दूं कि देखिए, मार्केट में ऐसा मैं देखता हूं, कई वीडियोस में देखता हूं, तो मुझे ये समझ आता है, या बच्चों से जब मैं बात करता हूं, तो व्हाट आई हैव एनालाइज्ड कि सारे बच्चे जो है ना, या कुछ ऐसे मेंटर्स हैं, ऐसे टीचर्स भी हैं जो कि बच्चों को ये बताते हैं कि आप ना आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को मत पढ़ो, ये काफी वास्ट है। अगर आप हमारी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा सजेशन कभी भी नहीं दे सकता। ये आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है, मैं बात कर रहा हूं हर एक सब्जेक्ट का, नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ एंड मैथमेटिक्स, और भी सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन है, आपको पता है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो कि आईसीएआई के स्टडी मैट को मैं इग्नोर कर दूंगा, तो फिर बहुत बड़ा गलती कर बैठोगे आप। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको थॉरो करना है। थॉरो मतलब आई थिंक यू समझते हो कि हर एक टॉपिक को उसमें टच करना है। और अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है, सॉल्व्ड हो चाहे अनसॉल्व्ड हो, सारे क्वेश्चंस को टच करना है, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के जमाने में आपको क्वेश्चंस कहीं से भी मिल सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहां से भी आप क्वेश्चंस एक्यूमुलेट करके उसको आप बना सकते हो। साथ ही साथ हम जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, वो क्वेश्चंस भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर बेसिस पे उसको बनाएंगे, तो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। और हम कोशिश ये करेंगे कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे तरफ से आपको मिलेगा, वो वैसा क्वेश्चन होगा जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में, आईसीएआई के सीए फाउंडेशन एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन होगा। तो अगर आप जब उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको यह समझ जरूर आ जाएगा कि आखिर आईसीएआई हमसे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो ये जरूरी है, ठीक है ना। सेकेंडली, आपको और भी मैं थोड़ा सा 2-3 बातें और बताना चाहता हूं बिफोर कमेंसिंग द क्लास,
कि आप एक प्रेस्टिजियस कोर्स के साथ अटैच हो रहे हो, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एंड दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट आवर कंट्रीज पॉपुलेशन इज 1 करोड़, I mean 140 crores almost. Out of 140 crores, there are only 2,50,000 chartered accountants. तो आप समझ सकते हो कि आप किस तरह के प्रेस्टिजियस कोर्स के साथ अटैच होने वाले हो। When you become a chartered accountant, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी अहमियत कितनी है हमारे सोसाइटी में। केवल 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। तो जरा सोचिए, ये जो इतने कम संख्या में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है हमारे पूरे कंट्री में, तो ये बहुत आसानी से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बन गए कि 2 मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियो देख लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। आजकल तो यार यूट्यूब में ऐसा ही होता है, मैंने देखा है कई वीडियोस में, तो आपको 2 मिनट में सीए बना देता है। आप रात में सोने गए, सीए बन के सोने चले गए। तो भाई इतनी आसानी से लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 3 चीज की जरूरत है। क्या क्या, अगर आप पूछेंगे हमसे कि सर बताइए क्या, तो पहला चीज जो जरूरी होता है वो है हार्डवर्क, दूसरा अगेन हार्डवर्क, तीसरा अगेन हार्डवर्क। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप इसका पता रिजल्ट से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि पढ़ने वाले बहुत बच्चे होते हैं। सपोज मैं एक छोटा सा डेटा बताता हूं आपको कि 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब इन 100 बच्चों में से अगर आप सीए फाइनल का रिजल्ट देखो तो मुश्किल से 9 से 10 बच्चे पास आउट होते हैं, या कभी कभी उससे भी कम। हमारे समय में तो 2 ही बच्चे होते थे, 2% रिजल्ट होता था। अभी तो बढ़ के 8-9% रिजल्ट हो गया है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो 100 में से अगर 10 लोग सीए बनते हैं तो 90 लोग नहीं बनते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा आपको हार्डवर्क करना है, और हमेशा ये मेंटालिटी रखना है कि कैसे मैं उस 10 लोगों के लिस्ट में अपना नाम डालूं। यानी उस 10 लोगों में आने के लिए आपको बाकी 90 लोगों को पीछे करना पड़ेगा, और वो 90 लोग आपको बहुत आसानी से आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सीए इंटर पास करके आए हैं फाइनल में, तो वो भी अपना जमीन आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो आपको कंटिन्यूअसली ये दिमाग में लाना है कि कैसे हम उन 90 को पीछे करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने आपके साथ बहुत ज्ञान साझा कर लिया। अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं। आज मैं स्टार्ट करूंगा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा पेपर नंबर 1 है सीए फाउंडेशन का। और सबसे मजेदार बात यह है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस होता है और फिर वो कॉमर्स में आते हैं। तो मैं उन बच्चों को बताऊं कि दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। ऐसे कई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और फिर वो कॉमर्स में आए और फिर सीए बन गए। ऐसे कई मिसाल हैं। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो उनके लिए खास करके ये जो बेसिक कंसेप्ट्स वाला चैप्टर है, जो हमारा आज का चैप्टर है, वो बहुत मायने रखेगा। उनको आज समझ में आएगा कि आखिर अकाउंट्स होता क्या है, हम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। हाँ, जहां पे एडवांटेजेस है वहां लिमिटेशंस भी होता है। ठीक है ना। तो आइए, अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए तो ये फ्रूटफुल है ही, और उनके लिए आसान है। मैं कहूंगा बहुत आसान है ये चैप्टर। क्यों? बिकॉज ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो 11-12 में ऑलरेडी इसकी स्टडीज कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन आपके जो 11-12 का जो लेवल है, जो 11 में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उससे थोड़ा सा हटके थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का यहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स करना है। ठीक है ना। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और
हमारे साथ आप जुड़ जाइए तो आपको ये पता चलेगा कि कब कब हमारा क्लासेस होगा। आज की क्लासेस जो है, आज का जो पहला क्लास है, ये मैं लाइव क्लास लेने वाला था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, तो मैं ये रिकॉर्डेड क्लास आपको भेज रहा हूं। लेकिन इसके बाद से जो भी क्लासेस हमारा होगा वो सारा लाइव क्लासेस होगा। उसका शेड्यूल वगैरह जो है, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको हमेशा वो शेड्यूल मिल जाएगा कब कब क्लासेस होने वाला है। और आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से हमारे नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना नंबर मुझे शेयर कर सकते हैं। तो मैं ये सारा चीज जो है, मटेरियल से लेके शेड्यूल तक, ये सब आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो पेपर 1 है, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा पेपर नंबर 1 है। तो आज इस पेपर नंबर 1 का हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 जो है, इसे मैं नाम देता हूं बेसिक कंसेप्ट्स का, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या, तो मैं आपको एक चीज बताऊं। ICAI कहता है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहता है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको इन बातों की समझ हो जानी चाहिए। अगर ये बातें आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए चैप्टर आपका क्लियर हो गया। तो क्या क्या इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है? व्हाट आर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? लेट अस नो। पहला है ये टर्म अकाउंटिंग, इसका मीनिंग ये हमारे दिमाग में घुस जाना चाहिए कि अकाउंटिंग होता क्या है, क्या मतलब है इसका। दूसरा एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बुक कीपिंग। तीसरा डिफरेंस बिटवीन bookkeeping and accounting. Number 4, various subfields of accounting. Number 5, objectives of accounting. Number 6, advantages of accounting. Number 7, limitations of accounting. तो ये कुछ टर्म्स है, या मैं कहूं कि कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में अच्छे से जानकारी लेना है, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर है इसको हम लोग 2 क्लासेस में फिनिश करेंगे। वी विल टेक 2 क्लासेस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है ना बाबू लोग, ध्यान से देखो कि ये अकाउंटिंग होता क्या है। ओके, नाउ सी, अकाउंटिंग हैज गॉट 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स।
इसको ऐसे समझते हैं, अकाउंटिंग हैज गॉट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक होता है, द फर्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और दूसरा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली अकाउंटिंग को हम लोग दो हिस्से में बांट देते हैं, एक इंफॉर्मेशन जनरेट करना और दूसरा पहलू इसका होता है, एस्पेक्ट होता है कि उस इंफॉर्मेशन को यूज करना। अब सर ये क्या है, जरा इजी लैंग्वेज में समझाइए। तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए सपोज कीजिए कि सपोज मैं आपके फादर की बात करता हूं, आपके पिता की बात करता हूं। आपके फादर पैसे अर्न करते हैं, ही अर्न्स मनी आइदर एंगेजिंग इन अ जॉब और एंगेजिंग इन अ बिजनेस। या तो वो जॉब करके पैसा कमाते हैं या फिर किसी बिजनेस से अर्न करते हैं। तो वहां पे आपके पिता क्या कर रहे हैं, फंड्स जनरेट कर रहे हैं, फंड्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप कुछ भी जनरेट करते हो, फंड्स, सपोज मेरे एग्जांपल में मैं फंड्स ले रहा हूं, फंड्स आप जनरेट करते हो, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, कि उस फंड को क्या करना, उस फंड को यूज करना। तो वही चीज यहां पे अकाउंटिंग भी कहता है। अकाउंटिंग क्या कहता है कि आप पहले इंफॉर्मेशन को जनरेट करो और फिर उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करो। पहले फंड्स जनरेट करो फिर उसको यूज करो। उसी तरह से यहां पे फंड्स की जगह क्या आ गया, इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन जनरेट करो और फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करो, यूज करो। ये हमारे अकाउंटिंग के दो एस्पेक्ट्स है। यानी इसको और बेहतर तरीके से हम ऐसे समझ ले कि भाई ये हमारा जो है इनपुट का काम करता है और ये हमारा आउटपुट का काम करता है। ये हमारे लिए इनपुट का काम करेगा और ये हमारे लिए आउटपुट का काम करेगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसको और गहराई से समझते हैं। अब देखो मजा है इसका कि भाई इनपुट, इनपुट टर्म हमने कहां सुना है, इकोनॉमिक्स में सुना है। ये अक्सर किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है कि हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो ये हो गया इनपुट, ठीक है ना। अब इनपुट को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में व्हाट वी डू, वी प्रोसेस दोज इनपुट इन मशीनरीज, ठीक है ना। ये जो आपका इनपुट्स है इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, वी प्रोसेस, ठीक है। और किसकी मदद से प्रोसेस करते हैं, मशीनरीज की मदद से प्रोसेस करते हैं। और जब इस इनपुट को हम मशीन के अंदर प्रोसेस करते हैं वहां से निकल के आता है आउटपुट। तो अकाउंट्स में भी यही चीज है, सेम चीज है। पहले हम इनपुट्स की जुगाड़ करते हैं, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं और अल्टीमेटली हम उससे आउटपुट अपना निकालते हैं। आ रही है बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझते हैं इस चीज को कि भाई सर आप कह रहे हैं जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनपुट। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें बताइए कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में ये इनपुट्स क्या है। तो अकाउंट्स की भाषा में अगर हम देखें तो ये इनपुट का मतलब होता है रिकॉग्निशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस।
रिकॉग्निशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। ये हमारा जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इनपुट है। हम इसे बहुत ही डीपली समझने वाले हैं। यहां पे दो टर्म है, कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लो बाबू लोग। वन इज इवेंट, द अदर वन इज ट्रांजैक्शन। वन इज इवेंट, द अदर वन इज ट्रांजैक्शन। इन दोनों को अच्छे से आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो हमारा जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? रिकॉग्निशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब मैं सेकंड स्टेप में आता हूं। भाई ये मैं इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज कर लिया, हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं प्रोसेस में। अब इन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को करना है प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पे किसी फैक्ट्री में ये प्रोसेस मशीन्स के थ्रू होता है, लेकिन हमारे अकाउंट्स में ये प्रोसेस कौन करते हैं? हु डज दिस प्रोसेस? अकाउंटेंट्स करते हैं। अकाउंटेंट्स करते हैं, ठीक है ना। आप भी जब सीए बन जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, तो आप भी अकाउंटेंट कहलाओगे। तो अकाउंटेंट्स आप ये प्रोसेस करते हैं। क्या क्या होता है इस प्रोसेस में, आइए समझते हैं। सबसे पहला आता है रिकॉर्डिंग। We will understand it thoroughly कि सर रिकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। दूसरा आप ये सब बातें नोट भी करते रहिए, ठीक है। सेकेंडली रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग, the second is classifying, third is summarizing, third is summarizing. So first one is recording, second one is classifying, and third one is summarizing. Understand? तो ये हमारे प्रोसेस है जो अकाउंटेंट्स करते हैं। इनका मीनिंग हम लोग अभी थोड़े देर में समझने वाले हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। एंड अब इससे जो हमारा जब हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं, प्रोसेस करने के बाद इसमें से जो आउटपुट निकल के आता है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? उसमें स्टेप्स होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ठीक है। और अंत में एक और आप यहां पे जोड़ सकते हैं, दैट इज कम्युनिकेटिंग। लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। तो आपने देखा कि सबसे पहले आता है इनपुट, उसमें रिकॉग्निशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस होता है। दूसरा आपने देखा इन सब का प्रोसेस हम करते हैं, उसके लिए कौन कौन सा स्टेप है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। और फिर आपने देखा कि इससे जो आउटपुट निकल के आता है उसमें 3 स्टेप्स आता है, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये हमारा टोटल अकाउंटिंग का प्रोसेस है। अब इसको हम लोग बहुत डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, आप फटाफट से बाबू लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और नोट करते वक्त दिमाग में सोचते भी रहिए कि सर ने क्या समझाया इसके बारे में। तो वो जरूरी होता है, सिर्फ नोट करना जरूरी नहीं होता। आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपका दिमाग कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। सो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बाबू लोग। ठीक है ना। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। ओके,
अब मैं आपको एक एक करके स्टेप्स अभी समझाऊंगा और उसको बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे, ध्यान से। हाँ देखिए, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास था वो था जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे भैया किस तरह का इंफॉर्मेशन? तो भाई उसमें कहा गया था कि आप जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, यू विल रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कि इकोनॉमिक इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का पहले डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ ट्रांजैक्शंस का डेफिनेशन को नोट कर रहे होंगे। तो ट्रांजैक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी that can be measured in terms of money is known as transaction, is known as transaction। ठीक है ना, इसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो प्लीज बाबू लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट इट डाउन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज ट्रांजैक्शन। इसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहेंगे। ओके, सिमिलरली अब जो दूसरा टर्म है, दिस वन द फर्स्ट वन, नंबर 2 इज इवेंट। नाउ व्हाट इज इवेंट? The final or the ultimate result of transactions is called event। इसे हम लोग कहते हैं event। So the final or the ultimate result of transactions is known as event। तो ये इन दोनों का डेफिनेशन है, पर डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है जब तक हम इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट ना समझ ले कि इनका मतलब है क्या, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ट्रांजैक्शंस का डेफिनेशन, और फिर आप नोट कर लीजिए इवेंट का डेफिनेशन। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। So transaction का मतलब an economic activity that can be measured in terms of money is known as transaction। The final or the ultimate result of transaction is known as event। Now, तो मैं आता हूं ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में। कहता है ऐसा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते हो, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। सपोज यू हैव अ बिजनेस, एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, let us say you have a business of books। so आप जरा सोचो, आपके इस बुक्स के बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज आप करते हो। आप गुड्स खरीदते हो, यू परचेज बुक्स, यू ऑल्सो सेल बुक्स, you pay salary to your staff or employees, you pay rent to the landlord, you pay the electricity bill, you spend money for printing and stationaries। so ये सारे खर्च को आप करते हो, एंड ये जितना भी मैंने एग्जांपल दिया, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सैलरी टू एन एम्प्लॉई, रेंट पेबल टू पेड टू द लैंडलॉर्ड,
प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जितना भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, ऑल ये सारा एग्जांपल्स किसका था? ट्रांजैक्शंस का था, क्योंकि ये इन सारे एक्टिविटीज को आप इजीली मनी में मेजर कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज इवेंट? द फाइनल और द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल से मैं समझता हूं। सपोज मिस्टर राहुल इज द ओनर। ठीक है, किस चीज का ओनर है? तो बाबू लोग, ही इज द ओनर ऑफ ए बुक शॉप, एक किताब की दुकान की ओनर है ये। तो आइए देखते हैं कि राहुल के इस बिजनेस में कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक से समझना बाबू, ट्रांजैक्शंस। और मैं यहां पे ईयर लेता हूं 2021, 2022। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर, दैट इज स्टार्टिंग ऑन 1st April 2021 and ends on 31st March 2022। तो ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर इन्होंने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया। ट्रांजैक्शंस मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ऐसे कोई भी एक्टिविटीज जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। तो इन्होंने किया, पहला परचेज किया बुक्स का, परचेज ऑफ बुक्स। चलिए लेट अस से इन्होंने 1 लाख रुपीस का बुक्स परचेज किया। फिर इन्होंने सेल कर दिया, सेल ऑफ बुक्स 1,60,000 में इन्होंने बुक्स को बेच दिया। भाई खरीदा था तो बेचना ही था। फिर इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दिया, एम्प्लॉइज को इन्होंने सैलरी दिया, लेटेस्ट से 10,000 का इन्होंने सैलरी दे दिया। फिर इन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर में रेंट पे किया, रेंट इन्होंने पे किया, लेटेस्ट से 10,000 का इन्होंने रेंट पे कर दिया। ओके, अब मैं देखता हूं कि भाई इनके पास प्रॉफिट कितना हुआ। आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच प्रॉफिट दिस फर्म हैज अर्न, कितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया। अरे भाई मैंने यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिया है ना, ये जो ट्रांजैक्शंस दिया है, मैं एक छोटे से बच्चे से भी पूछ लूं तो वो मुझे बता देगा कि सर ये प्रॉफिट निकालना तो इसमें से बहुत आसान है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे पहले। अब यहां से देखिए, पहले मैं एक्सपेंसेस को ऐड करूंगा कि भाई मेरा टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा आपका परचेज, दैट इज 1 लाख। आपने गुड्स खरीदा है, अपना जेब ढीला किया है, तो यहां से आपका खर्च हो रहा है 1 लाख। एम्प्लॉय को आपने सैलरी दिया है 10,000, चलो इसको भी मैंने जोड़ दिया। और फिर आपने रेंट पे किया है 10,000, चलिए इसको भी मैंने जोड़ दिया। यानी इन टोटल हमारा खर्च हो गया 1,20,000। अब ये बताओ रे बाबू लोग कि तुमने बुक्स को बेचा कितने में है। तुमने बुक्स को बेचा है 1,60,000 और तुमने इसको बेचने के लिए खर्च कितना किया पूरे साल में, 1,20,000 रुपया। तो अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ प्रॉफिट कितना कमा लिया, तो आप कहेंगे सर क्या इतना आसान सवाल पूछ रहे हैं। 1,60,000 1,60,000 में से विल सबट्रैक्ट 1,20,000 and you will get 40,000 as your profit। ये आपका आ गया प्रॉफिट। तो आई थिंक कि ये जो केस स्टडी मैंने आपके पास रखा, दिस इज वेरी क्लियर। अल्टीमेटली वी हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट ऑफ मिस्टर राहुल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। सो हम यहां पे समझ रहे थे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो ये सारी चीजें 1 2 3 4 ये जितने भी एक्टिविटीज आप देख रहे हो विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दिस ऑल आर योर ट्रांजैक्शंस। ये सारा जो है आपका हो गया ट्रांजैक्शंस। और
इन ट्रांजैक्शंस का जो फाइनल रिजल्ट है, इन ट्रांजैक्शंस का जो फाइनल रिजल्ट है, दैट इज प्रॉफिट, दिस बिकम्स एन इवेंट। ये सारे ट्रांजैक्शंस का फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट 40,000 40,000 रुपीस का, और इसे हम कहने वाले हैं इवेंट। दिस इज नोन एज इवेंट। तो आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि ट्रांजैक्शन क्या होता है एंड इवेंट क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा और डीपली इसको बताऊंगा। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन और हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए। और उम्मीद करता हूं कि आप फटाफट सारे एग्जाम एक बार में पास कर जाएं एंड बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना? इसी उम्मीद के साथ आप मेहनत करते रहिए। मैं भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब की मेहनत रंग लाएगी। ठीक है ना? तो आइए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है? और ये जो मैंने दिया एग्जांपल, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, तो जिंदगी भर आप कभी भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में कंफ्यूज नहीं करोगे। दैट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर फॉर यू। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं, देखिएगा ध्यान से, कि आपके दिमाग में एक जरूर क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए ये नेगेटिव संकेत है, अगर हो रहा है तो समझ लीजिए ये पॉजिटिव संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज नहीं होगा तब तक आप सीए के सुटेबल कैंडिडेट नहीं कहलाओगे। तो अब आप यहां ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको ट्रांजैक्शंस में लेके आता हूं। ट्रांजैक्शंस में हम उन एक्टिविटीज के बारे में कह रहे थे जिन एक्टिविटीज को आप मनी में मेजर कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, हमारे कोई भी बिजनेस में, वेदर इट इज अ स्मॉल बिजनेस, वेदर इट इज अ मिडिल साइज बिजनेस, वेदर इट इज अ लार्ज बिजनेस, हर एक बिजनेस में केवल वैसा ही ट्रांजैक्शंस नहीं होता है जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। देयर आर सेवरल अदर ट्रांजैक्शंस which are very important for the business, which have a large impact on the business. Still we cannot measure them in terms of money, and hence they become out of the reach of transaction. Transaction के रिच के बाहर होता है वो सब। ठीक है ना? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते हैं और इस वजह से उनको ट्रांजैक्शन का दर्जा नहीं मिल पाता है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, सपोज देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म। सपोज करो कि एक पार्टनरशिप फर्म है और यहां पे एक्स, वाई एंड जेड, ये 3 पार्टनर्स है। देयर आर 3 different partners, X, Y and Z. Now what happens between them? इन तीनों के बीच हो गया डिस्प्यूट, यानी झगड़ा। किसी बात पे ये तीनों डिसएग्री कर गए और तीनों में डिस्प्यूट हो गया। Now this dispute will cause a negative impact to the firm. ऑब्वियस सी बात है भाई, झगड़ा हो गया पार्टनर्स के बीच तो नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा। तीनों पार्टनर्स के बीच झगड़ा, नेगेटिव इंपैक्ट फर्म पे पड़ गया। अब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन फॉर द फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी हो गया फर्म के लिए। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या आप इस डिस्प्यूट को मनी में मेजर कर सकते हो? क्या आप इस डिस्प्यूट को मनी में मेजर कर सकते हो? कैन यू मेजर दिस इन मनी? एब्सोल्युटली नॉट। क्या आप बोल सकते? आपने देखा कि यहां पे हम केवल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो केवल हम मॉनेटरी एक्टिविटीज को ही
इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉन मॉनिटरी को नहीं कर सकते हैं। अब मैं सेकंड स्टेप में आता हूं। ये स्टेप हमारा कौन सा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो केवल आइडेंटिफाई करने से ही नहीं होता है, अब इन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हमें प्रोसेस भी करना है, तभी जा करके मैं सही आउटपुट निकाल पाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो प्रोसेस वाला स्टेप है इसमें हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है वो है रिकॉर्डिंग। ठीक है ना? अरे भाई मैं गाना रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? तो भाई देखिए, जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, अब आपको करना है रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड करना है। तो कहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहला चीज जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं वो है जर्नल। द फर्स्ट थिंग इज जर्नल। ये हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे इसकी। जर्नल के दो एस्पेक्ट्स होंगे, वन इज डेबिट, द अदर वन इज क्रेडिट। इसको कहते हैं डेबिट और इसे कहते हैं क्रेडिट। ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे तो हमें पढ़ना ही है, बहुत डिटेल्स में हम पढ़ाई करेंगे इसकी। दूसरा जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं वो होता है सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स। अब सब्सिडियरी बुक्स में क्या क्या आता है? सब्सिडियरी बुक्स में बाबू लोग, बच्चा लोग आता है परचेज बुक। ये क्या होता है हम लोग ये भी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नंबर बी सेल्स बुक आता है। ठीक है ना? देयर इज सेल्स बुक। नंबर सी इज परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक आता है। नंबर डी सेल्स रिटर्न बुक आता है। नंबर ई की बात करूं मैं तो कैश बुक आता है। नंबर एफ की मैं बात करूं तो बिल्स रिसीवेबल बुक आता है। नंबर जी की मैं बात करूं तो बिल्स पेबल बुक आता है। तो आप देख रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड करना ये बड़ा आसान काम है। पहले हम लोग जर्नल में करते हैं। आसान इसलिए मैं बता रहा हूं, जब आप सीख जाएंगे तो आपको खुद लगेगा यार इतना आसान है। अभी ये भारी भरकम नाम आपके सामने है तो लग रहा है कि हाँ बहुत कठिन काम होगा, लेकिन बहुत आसान है। पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उसके सब्सिडियरी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऑक्सिलियरी बुक्स और सब्सिडियरी बुक्स, उसमें परचेज बुक आता है, सेल्स बुक आता है, परचेज रिटर्न बुक आता है, सेल्स रिटर्न बुक आता है, कैश बुक आता है, बिल्स रिसीवेबल बुक्स आता है और बिल्स पेबल बुक आता है। इतना सारा बुक है, इसमें हमें रिकॉर्ड करना है। तो जब आप इन सब को रिकॉर्ड कर देते हो, ठीक है ना, तो उसके बाद कौन सा स्टेप होता है वो अब हमें पढ़ना है। बट बिफोर दैट हम आपको ये बता दें कि रिकॉर्डिंग को आप प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्डिंग। इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ events, recording of events and transactions in a chronological order. It means recording of events and transactions in a chronological order. Now let us understand chronological order का क्या मतलब होता है। Chronological order here means in a sequence. In a sequence का मतलब होता है date wise. Date wise हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना बाबू लोग? तो जैसे 1 अप्रैल में जो भी ट्रांजैक्शन होगा पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, 2 अप्रैल का उसके बाद करेंगे 3 अप्रैल, उसके बाद 4 अप्रैल, इस तरह से क्रोनोलॉजिकल इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम व्हाइल रिकॉर्डिंग, वेदर वी रिकॉर्ड इन जर्नल, वेदर वी रिकॉर्ड इन सब्सिडियरी बुक्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर।
इसके बाद नंबर 2 की बात मैं करता हूं। नंबर 2 में हमारा जो नंबर 2 प्रोसेस है वो है क्लासीफाइंग। ठीक है ना, क्लासीफाइंग। क्या होता है क्लासीफाइंग? लेट अस अंडरस्टैंड। बहुत ध्यान से आप इसको समझें। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कि एक कंपनी है, लेट इट बी XYZ लिमिटेड। दिस इज अ कंपनी, ठीक है। और इन्होंने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया। भाई इन्होंने फर्नीचर कब कब परचेज किया? लेट अस से 1 अप्रैल 2021 में इन्होंने परचेज किया 10,000 रुपए का फर्नीचर। फिर इन्होंने 30 जून 2021 में परचेज किया 50,000 का फर्नीचर। और फिर इन्होंने 31 जुलाई 2021 में परचेज किया अगेन 10,000 का फर्नीचर। अब ध्यान देना, 3 अलग अलग डेट्स में इन्होंने फर्नीचर का परचेज किया, जो हम ऑलरेडी यहां फर्स्ट स्टेप में रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी हम इसे रिकॉर्ड कर चुके हैं इन जर्नल। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो इधर उधर बिखरा हुआ है 1 अप्रैल में, 1 जून में, 1 जुलाई में, तो हम अकाउंट्स में क्या करते हैं? जो सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन है, जैसे फर्नीचर मैं खरीद रहा हूं तो दिस इज वन काइंड ऑफ सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन। तो सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शंस है इनको मैं एक्यूमुलेट करता हूं, इकट्ठा करता हूं एक सिंगल प्लेस में। जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस है उनको मैं एक्यूमुलेट करता हूं, इकट्ठा करता हूं एक सिंगल प्लेस में, एंड दैट सिंगल प्लेस इज नोन एज लेजर, और उसे हम लोग कहते हैं लेजर। ठीक है, तो बाबू लोग इस चीज को याद रखो कि जब भी मैं क्लासीफाइंग की बात करता हूं तो क्लासीफाइंग में जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है लेजर का। ठीक है ना, वो होता है लेजर का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लेजर, लेजर का मतलब क्या है, तो मैं फिर से उसको दोहरा देता हूं। लेजर का मतलब होता है जो सिमिलर नेचर का जो ट्रांजैक्शंस है उसको एक जगह एक्यूमुलेट करके रिकॉर्ड कर लेना। जैसे हमने कई बार फर्नीचर खरीदा है तो अलग अलग डेट्स में खरीदा है, सबको एक साथ एक्यूमुलेट करके एक जगह डाल दो। मैंने हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है तो सबको एक जगह इकट्ठा करके इलेक्ट्रिसिटी वाले लेजर में डाल दो। मैंने हर महीने अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट किया है, सबको एक जगह इकट्ठा करके एम्प्लॉइज के लेजर में डाल दो। मैंने हर महीने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया है तो हर महीने के रेंट को एक जगह इकट्ठा करके रेंट वाले लेजर में डाल दो। दिस इज कॉल्ड क्लासीफाइंग, यानी अपने काम को आसान कर दो, इजी कर दो। ठीक है ना। अब मैं आता हूं जो थर्ड नंबर है और वो है समराइजिंग। नाउ व्हाट इज समराइजिंग? अरे भाई देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, दिमाग को खोल के समझिए, आप सीए बनने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए समराइजिंग का क्या मतलब है? कोई भी एंटिटी हो, क्या बोल दिया सर आपने? एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस फर्म हो। ठीक है, कोई भी बिजनेस फर्म हो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। अल्टीमेट गोल है टू अर्न प्रॉफिट। तो भाई वो जो रिकॉर्डिंग करता है, क्लासीफाइंग करता है, इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई किसी तरह से हम अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट डिटेक्ट कर सके, टू डिटेक्ट द एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है ना। और वो डिटेक्शन एक्चुअल प्रॉफिट का कौन करवाता है? समराइजिंग। समराइजिंग, ध्यान दो, पहला रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, पहला रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग। ठीक है, तो आता हूं मैं समराइजिंग में। एक्सक्यूज मी, समराइजिंग में मैं आता हूं।
तो भाई समराइजिंग में आपका कौन कौन सा स्टेप्स होता है? तो सबसे पहला इसमें आता है ट्रायल बैलेंस। अरे सर क्या नाम लिख दिया आपने, ट्रायल बैलेंस, क्या मतलब होता है सर इसका? तो ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है ये जो आपने ऊपर लेजर बनाया था उसका नेट रिजल्ट को हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। यानी नेट रिजल्ट ऑफ लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। जब आप बनाना सीखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको कि कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब इस ट्रायल बैलेंस एक चीज और मैं बता दूं, लेजर जो है वो भी इन सारे रिकॉर्डिंग का समराइज्ड फॉर्म था, और ये जो ट्रायल बैलेंस है ये और भी मैक्रो लेवल का समराइजिंग फॉर्म है, और भी उससे छोटा कर देते हैं हम लोग चीज को आसान बनाने के लिए। दूसरा समराइजिंग में आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तीसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 4 इज बैलेंस शीट। नंबर 4 इज बैलेंस शीट। ये आता है, ये 4 स्टेप्स हम यहां पे समराइजिंग में करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 4 स्टेप्स है इसका अर्थ क्या होता है। ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बता दिया, लेजर का नेट रिजल्ट होता है ट्रायल बैलेंस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट या फिर इस बिजनेस का लॉस, जिसे हम अकाउंट्स की भाषा में फाइनेंशियल रिजल्ट भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल रिजल्ट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से भी हम निकालते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल रिजल्ट। सर एक बात बताइए, जब इन दोनों से ही हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो 2 अलग अलग अकाउंट बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है सर? तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स यानी जिनका काम होता है गुड्स को प्रोड्यूस करो और फिर उसको मार्केट में बेच दो। ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता है, ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अरे भाई, ट्रेडर्स कौन होते हैं? ट्रेडर्स वो होते हैं जो गुड्स खरीद के फिर बेचते हैं, बनाते नहीं हैं। बनाते तो मैन्युफैक्चरर्स है। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो गुड्स खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। तो आपको बात आ गई समझ में? अब बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे फर्म के पास कितना है एसेट्स और कितनी है लायबिलिटीज। ठीक है ना, कितने हैं एसेट्स और कितनी है लायबिलिटीज। और ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है हमें क्या बताती है? अपना फाइनेंशियल पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये सब कीवर्ड है। ये था फाइनेंशियल रिजल्ट और ये मैंने क्या लिखा दिया? फाइनेंशियल पोजीशन। ये आप नोट कर लीजिए। तो ये चारों का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपको बता दिया। तो पहला स्टेप था रिकॉर्डिंग, फिर आ गया क्लासिफाइंग और फिर आ गया आपने देखा समराइजिंग। समराइजिंग में थोड़ा मेहनत करना है आपको, उसमें ट्रायल बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट आपको बनाना है अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट को जानने के लिए, यानी कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो पता करने के लिए, और दूसरा अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, यानी हमारे पास कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है ये जानने के लिए। ठीक है ना? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दूं। ठीक है ना, हर टॉपिक के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान आप ले लेंगे तो आपके लिए बहुत भला होगा। क्या है सर एक्स्ट्रा ज्ञान? तो भाई ये देखिए, बैलेंस शीट आप जरूर सीखेंगे आगे बनाना। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां से हम ये पता कर लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है अभी ये सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट होने वाली है।
अरे सर क्या होता है इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट यानी कंगाल हो जाना, अर्थात हमारी लायबिलिटीज, हमारा जो लायबिलिटीज है, कर्ज है, उधार है, अगर वो हमारे प्रॉपर्टीज यानी हमारे एसेट से ज्यादा हो जाता है तो फिर हम उस कंपनी को कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो हम बैलेंस शीट से पता कर सकते हैं कि हमारी एसेट्स की क्या पोजीशन है, हमारी लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, और क्या हम अभी सॉल्वेंट हैं या हम अभी इंसॉल्वेंट हैं। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है बच्चों, इसको याद रखना। चलिए, ये हमने आपको बता दिया 3 डिफरेंट स्टेप्स जो प्रोसेस में करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और अब जो है हमने इनपुट पहले ले लिया। अरे बाबू लोग एक बार रिवाइज कर लो, क्या बताया था मैंने? पहले चाहिए इनपुट। इनपुट में क्या चाहिए हमको? रिकॉग्नाइज करना है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, ठीक है ना, वो हमारे लिए था इनपुट। उसके बाद क्या सिखाया मैंने? इनपुट को सीधे मशीन में डाल दो। कौन डालेगा? अकाउंटेंट डालेगा। 3 प्रोसेस होगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब जब हमारा मसाला तैयार हो गया है, अब हम इसको यूज करेंगे। नाउ आई विल यूज माय डेटा। और जब हम इसको यूज करेंगे तो वहां पे फिर कौन कौन सा स्टेप्स आता है ये जरा आप देख लो। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बाबू लोग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है सबसे पहला, नंबर 1 एनालाइजिंग, ठीक है। नंबर 2 इंटरप्रेटिंग, एंड नंबर 3 इज कम्युनिकेटिंग। Number 3 is communicating. Now try to understand this. Okay, so what is analyzing? भाई हमने ये अपना, आपको याद होगा समराइजिंग में हमने क्या किया था? अपना प्रॉफिट या लॉस ऑलरेडी we have detected. We have also detected our assets and liabilities. Now तो एनालाइजिंग का मतलब होता है अपने डेटा को स्टडी करना। अरे भाई हम आके इस डेटा में क्या स्टडी करेंगे? हम ये स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमने जो ये प्रॉफिट और लॉस निकाला है, क्या ये हमारे पिछले साल के प्रॉफिट और लॉस से ज्यादा है या कम है? हम कंपैरिजन करते हैं। We compare the data, कि पिछले साल के डेटा से इस साल के डेटा को हम कंपेयर करते हैं। इवन हम अपने कंपेटिटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम कंपेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग। हम कंपेयर करते हैं कि हमारे असेट्स और लायबिलिटीज में कितना इंक्रीज हुआ, हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज कितने परसेंट से घट गया। इसके लिए हम बहुत तरह से एनालाइज करते हैं। क्या क्या करते हैं आपको मैं बताता हूं, ये सब आप पढ़ेंगे। सबसे पहला हम रेशियो एनालाइज करते हैं, रेशियो एनालिसिस इसे हम लोग कहते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को भी कंपेयर करते हैं, हम अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और अपने पीयर्स यानी कंपटीटर से भी कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए हम बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और आपने इसका भी नाम सुना होगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो तो जरूर सुने होंगे इसके बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम बनाते हैं। These are the various ways by which we analyze our data. और ये एनालिसिस क्यों करते हैं? जरूरी है। अगर आपको ग्रोथ कराना है अपने बिजनेस में तो हर साल के डेटा को आप कंपेयर करते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। क्लियर? दिस इज एनालाइजिंग। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग।
अरे भाई क्या होता है इंटरप्रेटिंग? वेरी सिंपल मीनिंग इज कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन है, दिस कम्स आफ्टर एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब मैंने क्या बोला? स्टडी करना, ठीक है ना, या रिसर्च करना। रिसर्च करते हैं हम अपने डेटा का। रिसर्च करने के बाद जो कंक्लूजन निकल के आता है इज नोन एज इंटरप्रेटिंग। हम इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने आप को, हम वे कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कितना दम है हमारे में, कितना ठम है हमारे में। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। एंड आफ्टर इंटरप्रिटेशन व्हाट वी डू? वी कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, we communicate the results to users of financial statement। अब आप पूछेंगे कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम समझ गए, जो हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब जो बनाते हैं, तो फिर सर उसका यूजर्स हमारे अलावे और कौन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हमारे अलावे कई और भी लोग हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज आई एम दी ओनर ऑफ द फैक्ट्री और ओनर ऑफ एन इंडस्ट्री और ओनर ऑफ अ फर्म। सो हमारा जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स है, उनके लिए हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम उनको कम्युनिकेट कर देते हैं कि भैया देखो इस साल हमारा इतना प्रॉफिट आ गया, हमने तुमसे कहा था कि 20 करोड़ रुपया कमाओ, तुमने हमें 10 ही करोड़ रुपया कमा के दिया। मैनेजमेंट टाइट हो जाओ, अब अगले साल के लिए तैयारी करो, ये जो 10,000 का तुमने टारगेट पूरा नहीं किया, अगले साल मुझे 30 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाओ। तो पहले तो डेटा मैं अपने मैनेजमेंट टीम को दे देता हूं, ठीक है ना, कम्युनिकेट कर देता हूं। दूसरा कि कई बार हम क्या करते हैं, टू एक्सपैंड आवर बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है। और बैंक हमें लोन तभी देगा जब वो देखेगा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है। बिना प्रॉफिट के वो हमें लोन नहीं दे सकता। तो जो बैंकर्स हो गए या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स हो गए, जो हमें उधार देता है, ये लोग भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? इसके अलावे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अरे बाबू लोग, देश कौन चलाता है? सरकार चलाती है देश, गवर्नमेंट। कैसे चलता है देश? टैक्स लेती है वो हमसे, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ उनका नजर रहता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रॉफिट या लॉस निकाला है, क्या वो सही निकाला है या गलत निकाला है। तो इतने सारे यूजर्स है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मैं एक एक करके नाम लिख दूं यहां पे। तो सबसे पहले तो है हमारा खुद का मैनेजमेंट। नंबर 2 पे आते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज को हम क्या देते हैं? सैलरी देते हैं हर महीने। तो अगर एम्प्लॉइज को लगा कि अरे ये कंपनी तो लॉस में जा रहा है, तो हो सकता है वो हमें छोड़ के चले जाए, तो इसलिए उनका भी काफी इंटरेस्ट रहता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तीसरा जो इंटरेस्टेड है वो है हमारे बैंकर्स, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आता है? क्रेडिटर्स, ठीक है। 5वें नंबर पे कौन आता है? भाई ऑल इन ऑल गवर्नमेंट। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को आपने पसंद किया होगा। अगर कर लिया तो देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको क्लासेस के बारे में पता लगते रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप में आप हमारे नोट्स भी मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको
आपने एंजॉय किया है इस क्लास को, और अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिए। मैं हो सकता है अगर आप मुझे दे दें व्हाट्सएप नंबर तो मैं वहां पे आपको अपना शेड्यूल भेज दूंगा, और वैसे यूट्यूब के माध्यम से मैं ये आपको बता दूंगा कि कब है अगला क्लास। मोस्ट प्रोबेबली हर रोज क्लास होने वाला है, और कल भी क्लासेस होंगे। आपके टाइमिंग कितने बजे का होगा वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।